हेलो फ्रेंड्स, मैं आशीष स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड, जैसा कि आप सभी पता है कि इसमें जो ये अंकित सर का ऐप है, इसमें जो फ्री वीकली मॉक टेस्ट आता है उसका हम लोग सोल्यूशन करते हैं। ठीक है, इससे पहले वीडियो में जो हमने यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो आपका री एग्जाम होने वाला है उसका जो मॉक टेस्ट आया, उसमें जो मैथ के सवाल पूछे जाते हैं 20 मैथ के सवाल, उसका हमने सोल्यूशन करा दिया है। ठीक है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसे भी जाकर जरूर देखिएगा, उसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, इसमें हम लोग क्या करेंगे, जो आपका आरपीएफ कांस्टेबल एंड एसआई का बहुत से लोग जो इसका फॉर्म भर दिए होंगे और नहीं भरे हैं तो इसे भी जल्द भर दें। ठीक है, तो आरपीएफ कांस्टेबल एंड एसआई का जो आपका फॉर्म आया है, जो इसमें मॉक टेस्ट आया है, उस मॉक टेस्ट को हम लोग सॉल्व करेंगे। इसमें आपके 35, इसमें हम केवल मैथ के सवाल को सॉल्व करते हैं, तो इसमें जो 35 क्वेश्चन आते हैं मैथ के, उसे हम लोग अच्छे कंसेप्ट के साथ सीखेंगे। ठीक है, और कोशिश पूरा करेंगे कि आपको सारे क्वेश्चन जो है समझ में आए। अगर आपको वीडियो देखिए, हमारा पहला मॉक टेस्ट है, अगर आपका सपोर्ट रहेगा तो इसमें हम रीजनिंग को भी सॉल्व करेंगे और बाकी जितना भी पीछे इसका आरपीएफ कांस्टेबल का मॉक आया है सभी को सॉल्व करा देंगे। ठीक है, अगर आपको देखिए वीडियो अच्छा लगेगा तो इसे शेयर जरूर कीजिएगा ताकि और लोगों के पास भी पहुंच सके, जो भी लोग जो है आरपीएफ कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ये जो है फ्री मॉक टेस्ट आप आराम से जो अंकित सर के ऐप में जाकर लगा सकते हैं और जहाँ से आपको पता चलेगा कि इसका मतलब कहाँ आपका रैंक रह रहा है, क्योंकि इस पर बहुत सारे लोग जो है, बहुत सारे जो लोग मॉक टेस्ट को देते हैं। ठीक है, तो मॉक टेस्ट जरूर देना चाहिए। अब इसमें हम लोग देखिए आरपीएफ कांस्टेबल एसआई का कल संडे को मॉक आया था, कल आया था, और अगले बार से क्या करेंगे, संडे के मॉक को जो है संडे को ही सॉल्व करा देंगे। ठीक है, जैसे कि हम पहले कराते आए हैं जो जीडी का। ठीक है, अब देखिए इसमें हम लोग क्या करेंगे, ये जो 28 अप्रैल 2024 यानी कि कल संडे का संडे मॉक आता है, तो इसमें जो आपका 120 क्वेश्चन आता है आरपीएफ है, जिसमें आपको 1.5 घंटे का समय दिया जाता है। इसमें 35 मैथ के सवाल होते हैं, 35 रीजनिंग के होते हैं और जो 50 होते हैं जीके के सवाल होते हैं। टोटल 120 क्वेश्चन होता है, तो इसमें हम केवल मैथ वाले सेक्शन को देखेंगे जो कि हमारा 35 सवाल का होगा। ठीक है, और कोशिश करेंगे कम से कम टाइम के अंदर आपको अच्छे से समझाते हुए बनाते। ठीक है, तो इसमें आपको मैथ और रीजनिंग में 100% स्कोर करना पड़ेगा, तभी जाकर आप जो है मेरिट में आइएगा, क्योंकि इसका कट ऑफ थोड़ा हाई आता है। ठीक है, अब देखिए हम लोग स्टार्ट करते हैं स्टार्ट टेस्ट। अब यहाँ से हम लोग टेस्ट क्वेश्चन को देखते चलेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है कि यदि n एक प्राकृत संख्या है तो n³ माइनस n हमेशा विभाज्य होगा। देखिए n प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या है, मान लीजिए n कोई भी नेचुरल नंबर है, मान लीजिए पहला हम नेचुरल नंबर 1 ही लेते हैं, तो n³ माइनस n का मान किसके बराबर, किससे विभाजित होगा। तो n की जगह 1 रखेंगे तो 1 का क्यूब कितना होता है 1, अब माइनस का 1 कितना हो जाएगा 0। यहाँ से तो कुछ पता नहीं चला क्योंकि चारों ऑप्शन में जो है 0 का कहीं जिक्र नहीं है, तो यहाँ से नहीं पता चला। तो एक और n का मान रखते हैं, n बराबर हम लोग 2 रख कर देखते हैं। जब 2 रखेंगे तो 2 का क्यूब कितना होता है 8 होता है, और माइनस का 2 कितना हो जाएगा 6। तो n जब कोई प्राकृत संख्या होगी तो हमेशा 6 से विभाजित होगी अगर n³ माइनस n का मान हमसे पूछा जाएगा। तो यहाँ से जो राइट आंसर निकल कर आया हमारे पास 6, जो कि ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। अब n की जगह 3, 4, 5 कुछ भी रखिए, वो 6 से हमेशा विभाजित होगी। ठीक है, तो यहाँ से जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर जो हो जाएगा हमारा सेकंड, इसमें से कर रहा है सबसे छोटी भिन्न क्या है। तो संख्या को हम लोग लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में कर रहा है कि 1/10 है, उसके बाद 1/100 है, 1/100 के बाद कितना है 9/1000 है, 1000 है, 1000 है, और उसके बाद क्या है 500/10,000 है, 500/10,000 है। अब इसे दो तरीका से बना सकते हैं, एक तो पॉइंट में रख कर, क्योंकि सिंपल है, इसको हम क्या लिखेंगे 0/1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 0/09 हो जाएगा, 001 हो जाएगा। ठीक है, 0 सॉरी, यहाँ देखिए सॉरी एक सेकेंड रुकिए, यहाँ जो हो जाएगा हमारे पास 0.01 हो जाएगा। यहाँ देखिए 0.009 हो जाएगा, और यहाँ देखिए 2 0 से 2 0 कटाएंगे, और 100 में देखिए जब यहाँ से देखिए 100 में जब 5 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 0.05 हो जाएगा। और इनमें सबसे छोटी संख्या क्या है, क्या ये तो हमारा सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी, ये होगा नहीं। अब देखिए 0.01 है, 0.009 है, एक है 0.05 है, तो इनमें सबसे छोटी संख्या यही है 0.009। तो हमारा जो सबसे छोटा भिन्न निकल कर आ गया ऑप्शन सी निकल कर आ गया, जो कि देखिए 9/1000 जो हो जाएगा इनमें सबसे छोटी है। तो 9/1000 कौन से ऑप्शन में है, तो अब हम ऑप्शन को देखते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी में है, तो ऑप्शन डी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन डी को हम लोग यहाँ क्लिक कर देंगे। इसमें सबसे छोटा भी नहीं पूछ रहा था, इसमें सबसे छोटा कौन सा है यही है, तो ऑप्शन डी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि इसका हमें मान बताना है। तो इसका मान जैसे लिखा है वैसे लिख दीजिए, रूट ओवर में 144 को ऊपर करेंगे, ठीक है। अब बटे में जितना पॉइंट के बाद जितना अंक है उतना जीरो बैठा देंगे एक पर। कितना अंक है? 1 2 3 4। कितना देखिए अंक कितना है? तो 1 2 3 4 है, तो 4 ठो हम लोग जीरो बैठाएंगे एक पर। 1 2 3 4, 10,000 हो जाएगा। 144 का रूट कितना होता है? 12, और 10,000 का रूट कितना होता है? 100, तो नीचे में 100 हो जाएगा। भाग देंगे 12 में, जब 100 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? 0.12 जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में दिया है। तो ऑप्शन ए जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए पर हम लोग इसमें क्लिक कर देंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 भी बन गया आसानी से। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कैसे बनेगा? देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि इसका जो है हमें इसे हमें सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन को पहले लिख लीजिए। क्वेश्चन में 10 के पावर 9 और गुना 10 के पावर 2 और भागा में है 10 के पावर 3। 10 के पावर 3 है। अब देखिए जब गुना का साइन होता है तो अब जब हमारा बेस बराबर होता है तो पावर जुटता है, ठीक है। तो 9 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 11। अब बटे में 10 के पावर 3 है, 10 के पावर 3 है। अब जब भाग करना होता है, अब बेस उसका बराबर होता है तो पावर आपस में घट जाएगा। तो इसका जो मान निकल कर आएगा 11 और माइनस का 3 निकल कर आएगा, तो कितना हो जाएगा? 10 के पावर 8 जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो 10 के पावर 8 किस ऑप्शन में दिया है? तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है। तो ऑप्शन ए जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए पर हम लोग क्लिक कर देंगे, ठीक है। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन में आ गया होगा, काफ़ी इजी प्रश्न है ये सब। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 36 और के का लॉसा 72 है, तो के का संभावित मान क्या होगा? अब इसे हम लोग ऑप्शन से देखते चलेंगे। ये पहला है 36 है और के है। के जगह हमें क्या क्या लेना है कि उसका एलसीएम जो निकल कर आया हमारे पास 72 है। ऑप्शन ए में है केवल 24, ठीक है। ऑप्शन बी में है 8 24 और 72। ऑप्शन सी में है 24 और 72। ऑप्शन डी में है ओनली 8। देखिए समझिए, पहला है, देखिए पहला 3 अंक है इसमें, एक है 8, एक है 24 और एक है 72, यही है। अब देखिए 36 और 8 का जब हम एलसीएम निकालेंगे तो भी 72 निकल कर आएगा, ठीक है। 36 और 24 का जब हम एलसीएम निकालेंगे तो भी 72 ही निकल कर आएगा, और 36 और 72 का जब हम एलसीएम निकाल करेंगे तो भी हमारा 72 आएगा। तो यहाँ से जो ऑप्शन बी में दिया है, यानी कि तीनों ऑप्शन बी में देखिए क्या है, 8 24 और 72, यानी कि इन तीनों का मान रखने पर हमारा जो एलसीएम निकल कर आएगा 72 ही निकल कर आएगा। तो ऑप्शन बी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। काफ़ी इजी प्रश्न है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि इसका महत्तम समापवर्तक निकालना है। देखिए क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन को लिखिए। क्वेश्चन है कि 2 के पावर 4, ठीक है, 2 के पावर 4 गुना में 2 के पावर 4 गुना 3 के पावर 4, फिर गुना में कितना दिया है? 5 के पावर 3, 5 के पावर 3, और फिर गुना में 7 के पावर 2 है। और दूसरा क्या है? 2 के पावर 2, 2 के पावर 2 गुना 3 के पावर 6 और गुना 5 के पावर 5 है। इनका हमें एचसीएफ निकालना है, मतलब दोनों में जो हाईएस्ट कॉमन होगा उसे हम लोग लेना है। देखिए जो हाईएस्ट कॉमन यानी कि लो वाला लेंगे। इन दोनों में सबसे ज़्यादा कॉमन क्या ले सकते हैं? 2 वाले में 2 के पावर 2 ले सकते हैं, इससे ज़्यादा तो कॉमन नहीं लेंगे क्योंकि इसमें नहीं है। अब देखिए इन दोनों में 3 के पावर 6 यहाँ है, 3 के पावर 4 है, तो ज़्यादा से ज़्यादा हम 3 के पावर 4 कॉमन ले सकते हैं, तो 3 के पावर 4 हो जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों में देखिए 5 के पावर 3 है, 5 के पावर 5 है। ऐसा एचसीएफ में क्या होता है कि जो दोनों में मौजूद हो और जिसमें हाईएस्ट कॉमन लिया जा सके। जैसे 5 के पावर 5 जब हम इसमें से कॉमन लेंगे तो 5 के पावर 3 तो आ नहीं पाएगा, तो हम मैक्सिमम कितना ले सकते हैं? 5 के पावर 3 को ही कॉमन ले सकते हैं, इससे ज़्यादा तो हम कॉमन ले नहीं सकते। और 7 वाला तो इसमें है ही नहीं, तो इसे हम लोग लेंगे ही नहीं। तो हमारा जो एचसीएफ निकल कर आ गया हमारे पास 2 के पावर 2, 3 के पावर 4 और 5 के पावर 3 निकल कर आ गया। तो देखिए 2 के पावर 2, 3 के पावर 4 और 5 के पावर 3 किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर ए में है। तो ऑप्शन ए जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए पर हम लोग क्लिक कर देंगे, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है कि एक संख्या में पहले 5% की कमी की गई और फिर 5% की वृद्धि की गई, तो शुद्ध वृद्धि या कमी बताना है। देखिए बहुत इजी प्रश्न है, इसमें सक्सेसिव लगा दीजिए। पहले 5% की कमी की गई है, फिर 5% की वृद्धि की गई है, फिर माइनस का हो जाएगा a माइनस बी और माइनस ए बी बाई 100, यानी कि 5 गुना 5 और बटे में 100 हो जाएगा। यहाँ 5 से 5 कट गया, माइनस का जो हो जाएगा 25 में 100 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? पॉइंट का 25% का जो है माइनस का साइन क्या बता रहा है? कमी हो रहा है। तो 0.25% का जो है कमी हो रहा है, तो कमी किस में है? तो 0.25% ऑप्शन सी में है। तो ऑप्शन सी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं वो समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को।
अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि पिछले वर्ष एक छोटे से व्यावसायिक उद्यम में मयंक का पूंजी निवेश 20,000 था, ठीक है। इस वर्ष नए ग्राहकों को सेवाएं प्रदान करने के लिए वह पूंजी वित्त पोषण को पिछले वर्ष किए गए निवेश से 30% तक बढ़ाने की योजना बना रहा है। वह इस वर्ष कितना निवेश करने की योजना बना रहा है? देखिए बहुत आसान है। पहले उसका पिछले वर्ष कितना था? 20,000 था। अब सोच रहा है ना कि 30% हम अपना पूंजी निवेश बढ़ा दें, यानी कि 130% कर दे, तो अब कितना लगाएगा? तो 20,000 का 130% हो जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कटा दीजिए, 13 दूनी का 26 हो जाएगा। 26 पर देखिए यहाँ 2 जीरो है और यहाँ 1 जीरो है, तो यानी कि कितना, अब कितना लगाने चाह रहा है? तो 26,000 रुपया लगाना चाह रहा है। 26,000 किस ऑप्शन में? तो ऑप्शन नंबर सी में है, तो ऑप्शन सी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता है क्वेश्चन में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि 16,870 रुपये में एक मेज बेचकर दुकानदार को 1,080 रुपये की हानि होती है, तो हानि परसेंट हमें बताना है। देखिए जो 16,870 रुपये में बेच रहा है, यानी कि एसपी कितना है उसका? एसपी है उसका 16,870 रुपया, ठीक है, 16,870 रुपया। लॉस कितना हो रहा है? लॉस हो रहा है 1,080 रुपया। तो यहाँ से हमें पहले सीपी निकालना पड़ेगा, क्योंकि लॉस हमेशा लाभ या हानि हमेशा क्रैमुल पर होता है। तो सीपी बराबर क्या होता है? हो जाएगा एसपी प्लस एल हो जाएगा। सीपी बराबर क्या होता है? देखिए लॉस जब होता है तो सीपी माइनस एसपी बराबर लॉस होता है। तो यहाँ से जब हम एसपी में हम लॉस को जोड़ देंगे, सेलिंग प्राइस में जब लॉस को जोड़ देंगे तो वहीं हमारा सीपी निकल आ जाएगा। तो इन दोनों को जोड़िए, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 0 में 0 को जोड़ेंगे तो 0, 8 और 7 15, ठीक है। यहाँ देखिए 8 और 7 15, और 8 में जब हम 0 को जोड़ेंगे तो 8 और 1 9 हो जाएगा, 16 और 1 17 हो जाएगा, 17,150 रुपया सीपी हो गया। अब हमें परसेंट लॉस निकालना है। तो देखिए 1,080 रुपये का लॉस हो रहा है, ठीक है, 1,080 रुपये का लॉस हो रहा है किस पर? तो 17,150 रुपये पर, और गुना 100 हमें परसेंटेज बताना है, ठीक है, परसेंटेज बताना है। अब देखिए 1 जीरो से 1 जीरो कटा दीजिए, 5 से इसको कटाएंगे, देखिए 5 से इसको कटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 25 से कटेगा, 5 से ही कटाइए ना, 5 से कटाएंगे तो 5 से ही 15 हो जाएगा, ठीक है। 2 1 5 चौके 20 हो जाएगा, 1 5 5 से ही 15 हो जाएगा, 5 से इसको कटाएंगे तो 2 हो जाएगा। अब देखिए भाग दीजिए, हमें लगभग 1 दशमलव तक पूर्णांक में जाना है। 108 दूनी 216 होता है, 216 यानी कि 2160 में हमें 343 से भाग देना है, ठीक है। 2160 में हमें किससे भाग देना है? 343 से। तो ये इसका लगभग देखिए, ये इसको जब हम भाग देंगे तो देखिए सब में ऑप्शन अब देखेंगे तो सब में 6% है, तो 6 से तो जाएगा ही जाएगा। तो यहाँ हम लोग भाग देकर भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पर 343 में हमें भाग देना है किससे? तो 2160 से, 2160 से, ठीक है। देखिए 343 में हम 6 से ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा? 6 18, ठीक है, 6 चौके 24, 24 और 1 25 हो जाएगा, 6 18, 18 और 2 कितना होता है? 18 और 2 20 होता है, 20 58 हो जाएगा, 6 18, 6 चौके 24, 24 और 1 25 हो जाएगा, 6 18 और 2 20। अब देखिए 10 में से 8 गया, 2 बचा, यहाँ क्या बचा? 5 में से 5 गया, 0 बचा, यहाँ क्या बचा? 1, 102 बचा, और ये कट जाएगा। अब फिर एक 0 बैठाएंगे और यहाँ पॉइंट बैठा देंगे। अब 343 में हमें इससे कितना से ले जाएंगे? 343 दिया, कितना हो जाएगा? 343 में 3 से ले जाएंगे ज़्यादा हो जाएगा, 2 से ले जाकर देखते हैं। 2 से ले 2 3 6 हो जाएगा, 34 दूनी का 68 हो जाएगा। 34 दूनी कितना होता है? 68 होता है, ठीक है, 34 दूनी का 68 होता है, तो 686 हो जाएगा। अब देखिए 10 में से 6 गया, कितना बचा? 4, 10 में से 6 गया, 4 बचा, और यहाँ क्या बचा? 10 में से 6 गया, 4 बचा, यहाँ 11 में से 8 गया, 3 बचा, और 9 में से 6 गया, 3 बचा, यानी कि 334 बता, यानी कि 6.2%, यानी कि 6.2% के आसपास आंसर आएगा। तो किस ऑप्शन में दिया है 6.2%? तो ऑप्शन नंबर बी में दिया, तो ऑप्शन बी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता है क्वेश्चन में आ गया होगा। थोड़ा कैलकुलेटिव जरूर है, लेकिन थोड़ा सा आपको थोड़ा कैलकुलेशन कीजिएगा तो आपसे आसानी से बन जाएगा। तो यहाँ से जो राइट आंसर निकल कर आएगा हमारे पास 6.2% हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि शरद ने 900 रुपये में 2 बैग खरीदे, उसमें से एक को 25% लाभ पर और दूसरे को 25% की हानि पर बेच दिया। यदि दोनों बैगों का बिक्रैमुल समान है तो दोनों बैगों के क्रैमुल क्या होगा? अब देखिए यहाँ दोनों का बिक्रैमुल जो है समान है, यानी कि SP1 बराबर किसके है? तो SP2 के। मान लीजिए शरद देखिए, शरद 2 बैग खरीद रहा है, एक बैग का क्रैमुल है ए रुपया है, इसको कितना 25% का लाभ पर बेचा, यानी कि 125% पर बेचा, और एक बैग का क्रैमुल है बी, इसको कितना 25% के हानि पर बेचा, यानी कि कितना पर बेचा? 75% पर बेचा, ठीक है। 25 से इसको कटेंगे तो 5 हो जाएगा, 25 से इसको कटेंगे तो 3 हो जाएगा, यानी कि यहाँ से ए और बी का जो रेशियो निकल कर आएगा हमारे पास 3 और 5 निकल कर आएगा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन में कह रहा है ये हमारा दोनों का क्रैमुल कितना है मिलाकर? 900 है, यानी कि 5 और 3 8 का वैल्यू किसके बराबर है? 900 के बराबर है। तो पहले हमें 3 का वैल्यू निकालना पड़ेगा, तो 3 का वैल्यू
किसके बराबर हो जाएगा, तो कहिएगा 900 और बटे में 8 और गुना का 3 हो जाएगा। अब देखिए इसको कटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 8 से कटाएंगे तो 8 एकम 8, एक जीरो हो जाएगा, 8 एकम 8, 2 जीरो, 8 दूनी का 16.5 हो जाएगा। 112 दिया 336 और डेढ़ कितना होता है, 337.5 हो जाएगा। 337 और 0.5 हो जाएगा एक का क्रयमूल। तो अब देखिए एक से ही हमारा आंसर निकल कर आ गया, क्योंकि 337.5 जो है एक ही ऑप्शन में दिया है, तो 337.5 है, फिर 900 में से घटाएंगे तो 5 के वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, तो 562.5 के बराबर हो जाएगा। यानी कि दोनों का हमें क्रयमूल पता चल गया। यहाँ से जो ऑप्शन डी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है कि 10% की छूट घोषित करने के बाद 25% लाभ प्राप्त करने के लिए दुकानदार को 360 रुपये क्रयमूल्य वाली वस्तु पर कितना मूल्य अंकित करना होगा। अब याद देखिए एमपी और सीपी के बीच के रिलेशन का एक क्वेश्चन पूछ दिया। हर एक शिफ्ट में एक क्वेश्चन आता है, ठीक है, चाहे किसी भी एग्जाम कोई भी एग्जाम हो। देखिए एमपी और सीपी के बीच का जो एक रिलेशन होता है, फॉर्मूला होता है 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस परसेंट, ठीक है, और रेशियो में होता है 100 और माइनस का डिस्काउंट परसेंट होता है, ठीक है, डिस्काउंट परसेंट होता है। अब देखिए जब प्रॉफिट हो रहा है तो प्लस का साइन लेंगे और लॉस होगा तो माइनस का साइन लेंगे। यहाँ प्रॉफिट हो रहा है 25% का प्रॉफिट किया जा रहा है कि 100 में हम 25 को जोड़ देंगे, ठीक है, और रेशियो में जो हो जाएगा हमारा यहाँ 100 डिस्काउंट कितना दिया जा रहा है तो माइनस 10% का डिस्काउंट कर देंगे। 100 में 25 को जोड़ेंगे तो 125 हो जाएगा। 100 में से 10 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 100 में से 10 को घटाएंगे तो 90 हो जाएगा। अब देखिए 5 से इसको कटेंगे तो 25 हो जाएगा और 5 से इसको कटेंगे तो 18 हो जाएगा। अब देखिए क्रयमूल्य का मान हमें दिया है कितना, क्रयमूल्य का मान हमें पास दिया है 360 रुपया, यानी कि इस 18 का मान 360 के बराबर है। तो 18 दूनी का 36 गुना का 20 है, तो इसमें भी हम गुना 20 कर देंगे, यानी कि एमपी कितना हो जाएगा 25 दूनी का 50 यानी कि 500 हो जाएगा। तो हमारा अंकित मूल्य कितना रुपया हो जाएगा, 500 रुपये हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी में दिया है। तो ऑप्शन सी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं क्वेश्चन में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए अब इसमें कह रहा है कि इसे हमें सॉल्व करना है। काफ़ी इजी प्रश्न है, देखिए कैसे बनाएंगे इसे। यहाँ जो लिखा है वैसे लिख दीजिए। लिखा है 3x + 2y, तो 3x प्लस का 2y लिखेंगे, प्लस का 2y। अब बटे में यानी कि अनुपात यानी कि बटे में कितना है 3x और माइनस का 2y बराबर किसके है, तो बराबर है 5:3 यानी कि 5/3 के बराबर। ठीक है, अब देखिए तिरछा तिरछी गुना कीजिए। इसमें 3 से गुना करेंगे और इसमें 5 से गुना करेंगे। 3 से इसको गुना करेंगे 3 के 9x और प्लस का 6y बराबर किसके हो जाएगा, तो 5 से 15x और माइनस के 10y के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब x को एक तरफ y को एक तरफ करेंगे, यानी कि y को इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा 6y और प्लस का 10y हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। यहाँ कितना हो जाएगा 15x और माइनस का 9x हो जाएगा। ठीक है, 6 और 10 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 16y बराबर कितना हो जाएगा 15 में से 9 गया 6x हो गया, यानी कि यहाँ हो जाएगा 8 और यहाँ हो जाएगा 3। y रेशियो x निकालेंगे तो कितना निकल कर आ गया 3 रेशियो 8 निकल कर आ गया। अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि x रेशियो y कितना हो जाएगा, तो x रेशियो y हमें निकालना है, तो बस इसको पलट देंगे 8:3 हो जाएगा। तो 8:3 किस में है, तो ऑप्शन नंबर देखिए, ऑप्शन नंबर डी में देखिएगा 8/3 के अनुपात में दिया है, तो ऑप्शन डी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन करेंगे यदि एक चतुर्भुज के कोणों का अनुपात इतना दिया है तो सबसे बड़ा कोण क्या है। तो देखिए कोण का अनुपात कितना दिया है, तो 3:5:9:13 दिया है। तो अब देखिए त्रिभुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, तो 360 डिग्री के बराबर होता है। तो सबको जोड़िए 5 और 3 8, 8 और 9 17, 17 और 13 कितना होता है 30 होता है। 30 डिग्री का मान किसके बराबर दिया है, 360 डिग्री के बराबर दिया है, यानी कि ये किसका इसका कितना गुना है, तो 12 गुना है, 12 गुना है 9। अब देखिए हमसे पूछा कि सबसे बड़ा कोण, सबसे बड़ा कोण कौन सा, ये 13 है, तो 13 का मान ही हमसे पूछा जा रहा है, तो इसमें भी 12 से गुना कर देंगे। 13 कितना होता है, तो 13 दही 130 और 26 156 होता है, यानी कि 156 डिग्री के बराबर जो हो जाएगा इसका आंसर आ जाएगा। तो 156 डिग्री किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन सी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं क्वेश्चन में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन करें कि दो कर्मचारी अनीता और सरिता को प्रति माह 6600 रुपये की कुल राशि का भुगतान किया जाता है। ठीक है, यदि अनीता को सरिता की दी गई राशि का 120% भुगतान किया जाता है तो सरिता को कितना परसेंट मिलेगा। देखिए एक है अनीता और एक है सरिता। अब क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि अनीता को सरिता की दी गई राशि का 120%, यानी कि अगर सरिता को 100 रुपया दिया जा रहा है तो इसको कितना दिया रहा है, इसका 120% यानी कि 120 रुपया दिया जा रहा है, और टोटल 6600 रुपये का भुगतान किया जा रहा है, यानी कि 120 और 100 को जोड़ेंगे
तो कितना हो जाएगा 220। इसी 220 का मान किसके बराबर दिया है 6600 के बराबर दिया है। और हमसे क्वेश्चन में कह रहा है कि सरिता को दी गई राशि यानी कि 100 का मान हमसे बताना है। तो देखिए ये इसका कितना गुना है, तो 22 या 66 यानी कि लगभग जो है 30 गुना है। 30 गुना लगभग नहीं, 30 गुना एग्जैक्ट है, 30 गुना है। तो इसमें भी हमें 30 से गुना कर देंगे तो हमारा जो हो जाएगा सरिता की राशि आ जाएगी। 30 में जब 100 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 3000। तो 3000 रुपये जो हो जाएगा सरिता को भुगतान की गई राशि हो जाएगी। तो 3000 किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर ए में, तो ऑप्शन ए जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें कि x एक काम का 25% 20 दिन में पूरा करता है। ठीक है, y x के साथ शामिल हो जाता है और वे मिलकर बचे हुए काम को 15 दिनों में करते हैं। ठीक है, तो y उसी काम को अकेले कितने दिन में कर सकते हैं। देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। x और यहाँ से पहले हम लोग टोटल वर्क निकालते हैं। 25% काम को जो है x, देखिए 25% काम को 20 दिन में कर रहा है, तो 100% काम को कितना दिन में करेगा, 100% काम को, ये इसका कितना गुना है 4 गुना, तो दिन में भी हम 4 से गुना कर देंगे यानी कि 100% काम को 80 दिन में कर देगा, 80 दिन में कर देगा ना। यानी कि टोटल वर्क अगर हम यहाँ से देखें हमारे पास टोटल वर्क निकल कर आ गया कितना, टोटल वर्क निकल कर आ गया 20 को बोल रहे हैं 80, टोटल वर्क निकल कर आ गया 80। यहाँ इसको काटते हैं, टोटल वर्क जो हमारा निकल कर आ गया, टोटल वर्क जो निकल कर आ गया हमारे पास 80 निकल कर आ गया। अब देखिए 20 दिन यानी कि 20 दिनों तक ये इसका एब्सेंसी कितना है 80 दिन में, 100 दिन टोटल काम को 80 दिन में कंप्लीट कर देगा। यानी कि इसका एब्सेंसी कितना है, एक का एब्सेंसी है, एक का एब्सेंसी से ये 20 दिन तक काम किया है, 20 दिन तक काम किया है, तो काम कितना किया होगा 20 काम किया होगा। 80 काम में से 20 काम कर दिया, कितना काम बचा 60 काम। अब इस 60 काम को जो है x और y मिलकर इस 60 काम को जो है 15 दिन में कर रहे हैं। यानी कि दोनों का एब्सेंसी मिलाकर कितना है 4 का एब्सेंसी है, 4 का एब्सेंसी है। इसमें से x का एब्सेंसी हमें मिल गया है 1, तो y का एब्सेंसी कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा ना। अब हमसे क्वेश्चन में कर रहा है कि y जो है उसी काम को अकेले कितने दिन में करेगा। अब y जो है 80 काम को कराना है, यानी कि टोटल काम कितना है 80 काम को किस एब्सेंस से y करेगा, इस 3 के एब्सेंस से करेगा। तो हमें पूर्णांक बताना है, 26 दिया 78 होता है, 78 और 2 80 होता है, अब 3 यानी कि 26 पूर्णांक 2/3 दिन में जो है y इस काम को कंप्लीट कर देगा, जो कि किस ऑप्शन में दिया, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है। तो ऑप्शन सी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं क्वेश्चन में आया होगा। अगर किसी भी क्वेश्चन में डाउट रहता है तो कमेंट कीजिएगा, हम बताने का प्रयास करेंगे। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 क्वेश्चन कर रहा है कि 12 व्यक्ति एक दिन में एक काम को पूरा कर सकते हैं। ठीक है, अब 8 अतिरिक्त व्यक्ति और कार्यरत है, तो पूरा काम 60 दिन में पूरा हो गया, तो x का मान है बताना। देखिए 12 व्यक्ति जो है उस काम को x दिन में कंप्लीट करते हैं, लेकिन अब 8 और अतिरिक्त व्यक्ति आ गए, यानी कि 12 और 8 कितने हो गए 20 व्यक्ति, और उस काम को 60 दिन में कंप्लीट कर दिए। ठीक है, 60 दिन में कंप्लीट हो गया, तो 20 व्यक्ति के लिए वो 60 दिन का काम था। तो x का मान बताना है, तो 12 पंजे देखिए यहाँ से जो हमारा हो जाएगा, एक सेकंड, इसको फिर से हटाते हैं, इसको हम लोग हटाते हैं। और देखिए फिर से हम लोग लिखते हैं 12 व्यक्ति का काम जो था x दिन के लिए था। ठीक है, अब जो 8 अतिरिक्त व्यक्ति लगते हैं, अब 8 और कार्यरत है यानी कि 20 व्यक्ति हो गए, तो उनका काम कितना था 60 दिन का था, तो वो x का मान हमें बताना है। तो 12 पंजे 60, दोनों तरफ काम तो बराबर हो जाएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा 100 दिन, यानी कि 100 दिन में जो है 12 व्यक्ति उस काम को 100 दिन में पूरा करते हैं, जो कि ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें कि एक मिश्रण में अम्ल और अल्कोहल 3:2 के अनुपात में है। ठीक है, इस मिश्रण में 10 लीटर अल्कोहल मिलाने पर अम्ल और अल्कोहल का अनुपात 3:5 हो जाता है। तो मूल मिश्रण में अम्ल की मात्रा, ये 3 कुछ नहीं है, मूल मिश्रण में हमें पूछ रहा है कि अम्ल की मात्रा क्या है। एक है एसिड और एक है एल्कोहल, एल्कोहल को हम छोटा एसिड डिनोट करते हैं। ठीक है, इनका रेशियो पहले दिया है 3:2 के अनुपात में दिया है। फिर कह रहा है कि कुछ इसमें अल्कोहल मिलाया जाता है, जिससे अनुपात कितना हो गया 3:5 हो गया। तो अल्कोहल मिलाया जा रहा है तो एसिड को बराबर करना पड़ेगा, जो कि यहाँ बराबर है, तो हमें कुछ करना नहीं है। 2 से अल्कोहल कितना हो गया 5, यानी कितना का बढ़ोतरी हुआ 3 का। क्वेश्चन में कह रहा है कि 10 लीटर का बढ़ोतरी हो गया, यानी कि 3 का मान 10 लीटर के बराबर है। तो हमसे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि मूल मिश्रण में अम्ल की मात्रा कितनी है। तो मूल मिश्रण में अम्ल की मात्रा कितना है 3, तो इसी 3 का हमें जो है मान बताना है। तो 3 का मान जब 10 लीटर के बराबर है, तो यहाँ से भी 3 का मान किसके बराबर हो जाएगा 10 लीटर के, यानी कि मूल मिश्रण में अम्ल की मात्रा 10 लीटर थी, जो कि ऑप्शन ए में दिया। तो ऑप्शन ए जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18
क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है कि 3 पाइप ए बी सी 15, 12 और 18 घंटे में एक टैंक को भर सकते हैं। ठीक है, यदि दोनों पाइप ए और सी को खाली टैंक में एक साथ खोला जाता है तो टैंक को भरने में लगने वाला समय क्या होगा। देखिए, एक ए है, एक बी है और एक सी है। ए कितना घंटा में भर रहा है, तो ए कर रहा है 15 घंटा में, बी 12 घंटा और सी जो है 18 घंटा में। तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, तीनों का एलसीएम हमारे टोटल टंकी की क्षमता हो जाएगी। तो एलसीएम देखिए, इसको क्या लिखेंगे, 6 × 3 हो जाएगा, 6 3 18, 12 कटाने के लिए 2 से गुना करेंगे और 15 कटाने के लिए 5 से गुना करेंगे। 6 3 18 दूनी 36 बचे 180 होता है, जो कि तीनों का एलसीएम हो जाएगा। अब 15 12 180 होता है, 12 15 180 होता है, 18 दहिया 180 होता है। और हमसे क्वेश्चन कर रहा है कि ए और सी को काम कराना है। ठीक है, ए और सी का एफिशिएंसी कितना है, यानी कि टोटल काम कितना है, 180 काम को ए और सी मिलकर करेंगे तो 12 और 10 22 के एफिशिएंसी से करेंगे। ठीक है, 22 के एफिशिएंसी से 2 से कटाएंगे तो 11 और 2 से इसको कटाएंगे तो 90 हो जाएगा। अब देखिए 90/11 क्या लिखेंगे, 11 8 88, 88 और 2 90 अब बट्टे में 11, यानी कि 8/2/11 घंटा में जो है ये ए और सी मिलकर उस टंकी को पूरी तरह से भर देंगे। तो 8/2/11 किस ऑप्शन में दिया, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है। ऑप्शन डी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं क्वेश्चन में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है कि किसी धनराशि पर 10 वर्ष बाद साधारण ब्याज 600 रुपया होगा। यदि 5 वर्ष बाद मूलधन को 3 गुना बढ़ा दिया जाता है तो 10 वर्ष बाद कुल ब्याज कितना होगा। देखिए पहले कह रहा है कि 10 वर्ष बाद 600 रुपया होगा, यानी कि 10 साल में ब्याज कितना प्राप्त होगा, 600 रुपया प्राप्त होगा। तो एक साल प्रत्येक वर्ष कितना ब्याज प्राप्त हो रहा है, तो कहेगा 60 रुपये के हिसाब से, क्योंकि साधारण ब्याज प्रत्येक वर्ष बराबर होता है। अब देखिए 5 वर्ष के लिए अगर हम निकालते हैं तो पहले 5 वर्ष के लिए ब्याज कितना प्राप्त होगा, तो 60 पंजे कितना होता है 300 रुपया। और अगले जो हमारा 5 वर्ष चलेगा उस पर कर रहा है कि मूलधन को हम लोग कितना कर दे रहे हैं, मूलधन को देखिए यहाँ क्वेश्चन में कर रहा है कि मूलधन को कर दिया जा रहा है 3 गुना, तो ब्याज भी हमारा 3 गुना होगा। यानी कि अगले 5 वर्ष के लिए जो है ब्याज जो हो जाएगा, इसका पहले 60 रुपया लग रहा था तो अब ब्याज 180 रुपया लगेगा एक वर्ष में, और 5 वर्ष में कितना हो जाएगा 18 5 90 900 रुपया। यानी कि टोटल ब्याज मिलेगा एक 300 और एक 900, दोनों को जोड़ेंगे तो 10 वर्ष के लिए ब्याज कितना प्राप्त होगा, 9 और 3 1200 रुपया। तो 1200 रुपया जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो 1200 किस ऑप्शन में दिया, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया, तो ऑप्शन सी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं क्वेश्चन में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें, किसी निश्चित धनराशि को चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया गया है 2 वर्षों के लिए 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से यह राशि 338 हो जाती है। तो राशि हमें बताना है। देखिए 4% की दर से 2 वर्ष में 338 रुपये अमाउंट हो जा रहा है। तो पहले 4% को लिखना सीखिए। देखिए 4% को हम क्या लिखेंगे, 4% को हम 1/25 लिख सकते हैं, 1/25, यानी कि 25 रुपये से राशि कितनी हो गई, 26 रुपया हो गई, 26 रुपया हो गई। फिर अगले वर्ष भी 25 से 26 हो जाएगी, 26, यानी कि टोटल जो है 625 रुपये से राशि कितनी हो गई, तो 676 रुपया हो गया, 676 रुपया हो जाएगा। तो 676 का मान किसके बराबर हो जाएगा, 338 के बराबर हो जाएगा, 338 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, 338 के बराबर हो जाएगा, यानी कि ये इसका कितना गुना है, एक सेकंड देखिए ये इसका कितना गुना है, ये इसका कहिएगा तो 1/2 गुना है। ये इसका 1/2 गुना है ना, तो हम लोग मूलधन हमें पूछ रहा है, ये हमारा प्रिंसिपल है और ये हमारा अमाउंट है। अमाउंट हमारा दिया है 676 का मान 338 के बराबर है, यानी कि ये इसका 1/2 गुना है। तो प्रिंसिपल में भी हम 1/2 से गुना कर देंगे, तो इसमें भाग दीजिए, 31 दूनी का 62, 2 दूनी का 4.5, यानी कि 312 रुपये 50 पैसा जो हो जाएगा उसका मूलधन हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में दिया है। तो ऑप्शन बी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 को। क्वेश्चन नंबर 21 किस प्रकार से बनेगा, देखिए क्वेश्चन नंबर 21 अब क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 21 में है कि 10 वर्ष पहले पति और उसकी पत्नी का औसत उम्र 42 वर्ष था। ठीक है, अब परिवार जिनमें पति पत्नी और उसका पुत्र भी शामिल है कि औसत उम्र 39 वर्ष है, तो पुत्र की वर्तमान आयु हमें बतानी है। देखिए समझिए, जब 10 वर्ष पहले अगर देखिए 10 वर्ष पहले उनका उम्र कितना था, पत्नी और पति का, यानी कि मेल हस्बैंड एंड वाइफ। ठीक है, हस्बैंड एंड वाइफ पति और पत्नी का जो उम्र था वो 42 वर्ष था, यानी कि टोटल योग कितना हो जाएगा, तो 42 गुना का 2, यानी कि टोटल उम्र हो जाएगा 84। लेकिन ये 10 वर्ष पहले था, तो 10 वर्ष बड़ा होगा पति का भी उम्र और 10 वर्ष बड़ा होगा पत्नी का भी उम्र, यानी कि टोटल कितना हो गया, 84 में 20 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 104 वर्ष। और वर्तमान में उनका एक सन भी आ गया, मतलब बेटा भी आ गया, यानी कि पति पत्नी और उसका बेटा, और उसका औसत उम्र दे रहा है वर्तमान में 39 वर्ष दे रहा है, यानी कि टोटल योग कितना हो जाएगा, तो 39 गुना का 3
3 हो जाएगा। 39 दिया कितना होता है तो 117 होता है। ठीक है, अभी हो गया। अब हमसे क्वेश्चन में करेंगे पुत्र की वर्तमान आयु क्या होगी। तो देखिए हस्बैंड और वाइफ की वर्तमान आयु का योग है 104 और उसके पुत्र सहित उनका योग है 117। तो इस 117 में से जैसे हम 104 को घटाएंगे तो पुत्र की वर्तमान आयु आ जाएगी जो कि हमारा हो जाएगा 13 साल का। तो 13 ईयर्स किस ऑप्शन में दिया है, तो अब हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन बी जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन करें कि मोनिका के पिता की आयु मोनिका के जन्म के समय 38 वर्ष थी। ठीक है, उसकी माँ की आयु उस समय 36 वर्ष थी। जब उसकी 4 वर्ष की छोटी बहन का जन्म हुआ तो उसके माता पिता की आयु के बीच अंतर कितना है। देखिए अब क्वेश्चन में कह रहा है कि मोनिका के पिता की आयु मोनिका के जन्म के समय 38 वर्ष थी। ठीक है, 38 वर्ष थी और उसकी माँ की आयु उस समय 36 वर्ष थी। उसकी माँ की आयु उसके 36, उससे 4 वर्ष छोटी बहन का जन्म हुआ। जैसे ही 4 वर्ष छोटी उस बहन का जन्म हुआ था उस टाइम उसकी माँ की उम्र 36 वर्ष थी। तो 4 वर्ष बाद इसका उम्र कितना हो गया होगा, 42 वर्ष हो गया होगा कि नहीं। उसके पिता का उम्र देखिए यहाँ पे 42 वर्ष उसके पिता का उम्र हो गया होगा। एक सेकेंड रुकिए, अब देखिए 42 वर्ष उसके पिता का उम्र हो गया होगा। देखिए कैसे, 38 वर्ष कब था, जब उसका जन्म से पहले मोनिका के जन्म से पहले उसके पिता की उम्र 38 वर्ष थी और उसकी माँ की उम्र 36 वर्ष थी जब उसका 4 वर्ष छोटी बहन का जन्म हुआ था। यानी कि जैसे ही छोटी बहन का जन्म हुआ उस समय उसके पिता की उम्र 38 की जगह कितना हो जाएगा, 42 वर्ष। अब दोनों के बीच उम्र का अंतर कितना है, तो देखिए पिता का उम्र है 42 वर्ष और माता का उम्र है 36 वर्ष। तो दोनों के बीच का अंतर कितना हो जाएगा, तो 42 में से 36 को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 6 वर्ष का। तो दोनों के बीच उम्र का अंतर जो हो जाएगा हमारा 6 वर्ष का हो जाएगा, जो कि ऑप्शन डी में दिया है। तो ऑप्शन डी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं वो समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन को आपको केवल लैंग्वेज समझना है, आप क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं। अब देखिए इसमें कह रहे हैं कि पहली 5 भाज्य संख्याओं के माध्य तथा पहली 5 अभाज्य संख्याओं के माध्य का अंतर क्या है। तो देखिए पहली जो 5 भाज्य संख्या हो जाएगी, पहली भाज्य संख्या हमारी क्या होती है, तो पहली भाज्य संख्या हमारा स्टार्ट होता है 4 से, 4 होता है, 4 के बाद 6 होता है। वैसी संख्या जो जिसका 3 गुणनखंड हो, जैसे 4 का जो होता है 1, 2 और 4 3 गुणनखंड है, तो पहली भाज्य संख्या हमारी 4 निकल कर आती है। ठीक है, 4 के बाद 6 हो जाएगा, 6 के बाद 8 हो जाएगा, 8 के बाद 9 हो जाएगा और 9 के बाद 10 हो जाएगा। ये पहली 5 भाज्य संख्या हो गई। औसत निकालना है तो 5 से भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 10 और 9 19, 19 और 8 27, 27 और 6 33, 33 और 4 कितना होता है, 33 और 4 37 होता है। तो 37 अबट्टा में 5 हो जाएगा। अब पहली 5 अभाज्य संख्या निकालना है, तो पहली 5 अभाज्य संख्या क्या हो जाएगी, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारी जो होती है 2 होती है। अभाज्य संख्या वैसी संख्या को कहते हैं जो केवल 1 और स्वयं से विभाजित होती है, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। उसके बाद 3 हो जाएगा, उसके बाद 5 हो जाएगा, उसके बाद 7 हो जाएगा और उसके बाद 11 हो जाएगा। 5 संख्या हो गई, इसमें भी 5 से भाग देना क्योंकि माध्य हमें निकालना है। 11 और 7 18, 18 और 5 23, 23 और 3 26, 26 और 2 कितना होता है 28, 28 अबट्टे में 5 हो जाएगा। अब इन दोनों के बीच हमसे अंतर पूछ रहा है, तो 37 अबट्टे में 5 अब माइनस का जो हो जाएगा 28 अबट्टे में 5 हो जाएगा। अब देखिए 28 अबट्टे में 5 हो जाएगा। अब देखिए 37 में से 28 गया, कितना बचा, तो कहेगा 9 बचा। 28 और 9 37 होता है, तो 9 अबट्टे में 5 हो जाएगा। जब भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 एकम 5, 4 0 5 8 40, यानी कि 1.8 जो हो जाएगा दोनों के बीच का अंतर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन डी में दिया था। ऑप्शन डी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन में करें किशन ने एक निश्चित गति 96 किलोमीटर की दूरी साइकिल से तय की। ठीक है, यदि वह प्रति घंटा 4 किलोमीटर पर आवर की धीमे साइकिल चलाता है तो उसे गंतव्य स्थान पर पहुंचने में 2 घंटा का अतिरिक्त समय लगता है। तो किलोमीटर पर आवर में उसका जो स्पीड है, वास्तविक स्पीड वो क्या है जिस पर किशन वास्तव में साइकिल चलाया, वास्तविक उसका स्पीड बताना है। देखिए 96 किलोमीटर का उसने डिस्टेंस कवर किया। एक बार उसका चाल था S-4। ठीक है, जब उसका S-4 चाल हुआ और जो उसका जो वास्तविक चाल था यानी कि S के स्पीड से चलता था, तो दोनों के बीच डिस्टेंस का टाइम आ गया 2 घंटा का, क्योंकि 2 घंटा क्वेश्चन में 2 घंटा अतिरिक्त लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए, यहाँ से हम इसे अब बाई ऑप्शन रखकर आप चेक कर सकते हैं, आपके लिए आसानी होगी। पहला ऑप्शन हमारा 12 है क्योंकि वास्तविक स्पीड ही दिया होगा ऑप्शन में। तो पहला ऑप्शन अगर हम यहाँ 12 रखते हैं, 12 रखते हैं तो क्या हो जाएगा, 12 में से 4 गया, कितना बचा 8, यानी कि 96 बटा क्या लिखेंगे, 96 बटे में 8 लिखेंगे। ठीक है, 96 बटे में 8 लिखेंगे। अब माइनस यहाँ कितना हो जाएगा, 96 बटे में 12 हो जाएगा। और यहाँ कटाएंगे तो 12 8 96 होता है। अब 12 में 12 8 96 होता है। तो अब देखिए 12 और माइनस का 8 बराबर कितना आ गया 4, जबकि यहाँ लाना है 2, तो ये हमारा होगा नहीं, तो इसे हम लोग हटा देंगे। अब नेक्स्ट ऑप्शन है 18 का, तो 18 भी रख कर देख लेते हैं। तो यहाँ 96
18 में से 4 गया कितना बचा, 14 बचा। अब माइनस 96 अब बटे में 18 हो जाएगा। ये तो एग्जैक्ट कटेगा ही नहीं, तो ये तो हमारा आंसर होगा ही नहीं। अब नेक्स्ट ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर सी यानी कि ऑप्शन 16 रख कर देखते हैं, 16 रख कर देखते हैं। तो 96 अब बटे 16 में से 4 गया कितना बचा, 12। अब माइनस 96 अब बटे में 16 हो जाएगा। 12 8 96 होता है, 16 6 के 96 होता है, यानी कि 8 में से 6 गया कितना बचा, 2। तो 2 ही यहाँ लाना था, तो यहाँ से हमारा 16 जो है सेटिस्फाई कर गया, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 16 ही हो जाएगा। तो ऑप्शन सी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो कि इस टाइप के क्वेश्चन को आप ऐसे ऑप्शन रख करके बना सकते हैं, जिससे आपका टाइम का जो है बहुत बचत होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या कर रहा है कि 200 मीटर और 150 मीटर लंबी दो ट्रेन 40 किलोमीटर पर आवर और 45 किलोमीटर पर आवर की चाल से समानांतर प्रक्रिया पर चल रही है। ठीक है, यदि वे समान दिशा में चल रही है तो वे एक दूसरे को कितने समय पार करेगी। देखिए उनका दिशा जब समान है, जब एक ही समान दिशा में चलेगी तो उनका चाल को जो है हम घटाएंगे। अगर विपरीत दिशा होता है तो चाल को हम लोग जोड़ते हैं, लेकिन कोई जब भी ट्रेन किसी दूसरे ट्रेन को पार करेगी तो दोनों की लंबाई को पार करना पड़ेगा। तो हमें यहाँ टाइम निकालना है। टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। ठीक है, डिस्टेंस उसने कितना तय किया होगा, एक ट्रेन की लंबाई है 200 मीटर, इसे कवर करेगी, और एक ट्रेन की लंबाई है 150 मीटर, उसे भी कवर करना पड़ेगा। और समान दिशा में चल रही है, समान दोनों ट्रेन का डायरेक्शन जो है समान है, तो उनका चाल आपस में माइनस होगा। तो 45 में से हम 40 को घटाएंगे। ठीक है, इस 45 में से 40 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 5 किलोमीटर पर आवर का दोनों के बीच का डिस्टेंस हो जाएगा। यहाँ 18 बटे में 5 करेंगे, सॉरी 18 बटे 5 नहीं, 5 बटे 18 करेंगे। 5 बटे 18 इसलिए करेंगे किलोमीटर पर आवर को हमें मीटर पर सेकंड में चेंज करना है। ठीक है, अब यहाँ देखिए, यहाँ 200 में हम 150 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 200 में जैसे ही 150 को जोड़ेंगे तो 350 हो जाएगा। 350 में नीचे 18 है तो ऊपर 18 हो जाएगा। अब बट्टे में 5 पंजे 25 हो जाएगा, 25 हो जाएगा। अब इसको देखिए, इसको कटा कर देखते हैं, 25 से कम 25, इसको कटाएंगे तो 25 से कम 25, 10 0 25 चौके 100, यानी कि 14 से पूरा कट जाएगा। 18 में 14 से गुना कीजिए, 18 चौक 72, 18 कम 18 और 7 25, 252 सेकेंड का जो है समय लगेगा, जब ट्रेन जो है एक दूसरे को पूरी तरह से पार कर लेगी। मतलब जो तेज गति वाली ट्रेन है वो धीमी गति वाली ट्रेन को पार करने में कितना समय लगेगी, 252 सेकंड का। किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है। तो ऑप्शन डी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर जो हो जाएगा हमारा 26। क्वेश्चन में करेंगे, सुरेश एक लग्जरी नाव से 4 घंटे 15 मिनट में नदी की धारा की दिशा में 34 किलोमीटर की दूरी, ठीक है, और 3 घंटे 10 मिनट में नदी धारा के विपरीत दिशा में 19 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो वर्तमान में नदी प्रवाह की गति क्या है। एक देखिए, एक कर रहा है कि वो नदी के धारा के दिशा में चल रहा है, यानी कि बोट की चाल और धारा की चाल आपस में जुटेगा। इसमें कितना डिस्टेंस तय कर रहा है उसने, 34 किलोमीटर का डिस्टेंस तय किया, और 4 घंटे 15 मिनट, यानी कि 4 पूर्णांक 15 बटे में 60 लिख सकते हैं, मिनट को घंटा में चेंज करने के लिए, यानी कि इसको कटा देंगे तो 4 से कट जाएगा। तब 4 चौके 16 और 1 17 बटा 4 हो जाएगा, यानी कि इसको क्या लिख सकते हैं, 34 बटे में 17 गुना का 4 हो जाएगा, गुना का 4 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, बोट और स्पीड का, ठीक है, बोट और स्पीड जब दिशा समान होगा तो 17 दूनी का 34, 4 दूनी का 8 हो गया। यहाँ क्या निकल कर आ गया, 8। अब वहीं जब धारा के विपरीत दिशा में चलेगा तो नाव की चाल और धारा की चाल आपस में माइनस होगा। उसमें 19 किलोमीटर का डिस्टेंस तय किया जा रहा है और टाइम लिया जा रहा है 3 घंटा 10 मिनट का। तो 10 मिनट को हमने चेंज कर दिया घंटा में, ठीक है। तो 10 छक्का 60 हो जाएगा, 10 छक्का 60, यानी कि यहाँ से जो निकल कर आएगा बी माइनस का एस बराबर निकल कर आएगा 19 बटे में 6 18 और 19 हो जाएगा ना, और नीचे में 6 है तो ऊपर जाकर 6 हो जाएगा, 19 से 19 कट गया, यानी कि बी माइनस एस बराबर निकल कर आ गया 6। अब हमसे क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि नदी प्रवाह की गति, यानी कि एस बराबर पूछ रहा है। तो एस बराबर क्या होता है, दोनों का अंतर, 8 में से 6 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 2, अब बटे में 2 से हमें भाग देना पड़ता है, ठीक है। तो 2 में 2 से भाग देंगे तो कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा 1 किलोमीटर पर आवर जो हो जाएगा उस धारा की दिशा का चाल हो जाएगा, मतलब धारा की चाल कितना हो जाएगा 1 किलोमीटर पर आवर। तो 1 किलोमीटर पर आवर किस में है, तो ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऑप्शन सी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं वो समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में कह रहा है कि ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है, ठीक है। पी क्यू आर क्रमशः ए बी बी सी और ए सी भुजाओं के मध्य बिंदु है। त्रिभुज की भुजा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है। तो त्रिभुज पी क्यू आर का हमें क्षेत्रफल बताना है। देखिए यहाँ एक त्रिभुज है ए बी सी, समबाहु त्रिभुज है। त्रिभुज हम लोग पहले बना लेते हैं, ठीक है। ये हमारा मान लीजिए समबाहु त्रिभुज है, एक सेकेंड, ये हमारा समबाहु त्रिभुज है, मान लीजिए इसको हम लोग समबाहु त्रिभुज मानते हैं। त्रिभुज क्या है, ए है, बी है, सी है। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि पी क्यू आर क्रमशः ए बी, यानी कि इस पर है पी भुजा, इस पर है बी सी पर है क्यू भुजा, और आर जो है ए सी पर है, यानी कि यहाँ से जो है एक ट्रायंगल गया हुआ है,
ठीक है, तीनों पर भुजा पर है। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि इस त्रिभुज की भुजा की लंबाई कितना दिया है, यानी कि ये प्रत्येक जो है 4-4 सेंटीमीटर का है। समबाहु त्रिभुज है तो सभी भुजा आपस में बराबर होगी, ठीक है, सभी भुजा आपस में बराबर होगी। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि पी क्यू आर का क्षेत्रफल हमें बताना है, यानी कि ये जो पी क्यू आर त्रिभुज है, ये जो हमारा पी क्यू आर त्रिभुज है, इसका हमें क्षेत्रफल बताना है। ये देखिए कितना त्रिभुज इसमें हो गया था, 1 2 3 और एक ये अंदर वाला 4, यानी कि टोटल 4 त्रिभुज बन रहा है। और चारों को समान, क्योंकि समबाहु त्रिभुज है, समान भाग में बांटेगा। यानी कि अगर हम पी क्यू आर का हम क्षेत्रफल निकालना चाहें, पी क्यू आर का हम अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना चाहें, एरिया निकालना चाहें, तो क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 1/4, क्योंकि चौथा हिस्सा में ये है। और त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, यानी कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है, √3/4 भुजा स्क्वायर होता है, ठीक है। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, 1/4 गुना का √3/4, अब गुना भुजा स्क्वायर, यानी कि 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 होता है। तो 4 चौके के 16 से 16 कट जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, √3 सेंटीमीटर स्क्वायर जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो √3 सेंटीमीटर स्क्वायर किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है। तो ऑप्शन सी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी पर हम लोग क्लिक कर देते हैं, यानी कि ऑप्शन सी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन में करें कि एक वर्गाकार उद्यान के चारों ओर 1.5 मीटर की एक समान चौड़ाई वाला एक रास्ता है, ठीक है। रास्ते का क्षेत्रफल 225 मीटर स्क्वायर है। तो उद्यान का परिमाप हमें बताना है, ठीक है, यानी कि उद्यान का परिमाप बताना है। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से हम लोग पहले ट्रायंगल बना लेते हैं। ट्रायंगल देखिए, एक ट्रायंगल बोल रहे हैं, स्क्वायर बनाना पड़ेगा, क्योंकि वर्गाकार उद्यान है तो स्क्वायर पहले हम लोग बनाते हैं। ये एक स्क्वायर हो गया और इसके चारों तरफ एक रास्ता है, मान लीजिए ये है, ठीक है, ये रास्ता है। और ये रास्ता का जो डिस्टेंस है, अब यहाँ से समझिए, रास्ता का जो हमारा डिस्टेंस दिया हुआ है, रास्ता का जो हमारा डिस्टेंस दिया है, ये है हमारा कितना, ये हमारा दिया है 1.5, 1 मिनट, ये हमारा कितना दिया है, ये हमारा दिया है, सॉरी, एक मिनट, ठीक है। अब देखिए, ये हमारा कितना सेंटीमीटर है, 1.5 सेंटीमीटर। और सेम इधर भी ये भी रास्ता हो जाएगा कितना, 1.5, यानी कि टोटल बढ़ते जाएगा 1.5 और 1.5 कितना बढ़ गया, 3 सेंटीमीटर बढ़ गया ना। उसी तरह यहाँ भी बड़ा होगा 1.5, यहाँ भी 1.5 बड़ा होगा, और यहाँ भी 1.5 बड़ा होगा, यहाँ भी 1.5 जो है बड़ा होगा, यानी कि दोनों तरफ यहाँ भी बड़ा होगा, यहाँ भी बड़ा, तो कितना 1.5 बढ़ गया, यानी कि टोटल 1.5 3 सेंटीमीटर जो है, 3 मीटर जो है हमारा रास्ता बढ़ गया। हमारे पास रास्ते का क्षेत्रफल दिया है, तो ये जो रास्ता है, इस रास्ते का क्षेत्रफल क्या करना पड़ेगा, बड़े वाले स्क्वायर में से हमें जो है छोटा वाला स्क्वायर को घटाना पड़ेगा, ठीक है, छोटा वाले स्क्वायर को घटाना पड़ेगा, तब जाकर हमारे रास्ते का क्षेत्रफल निकलेगा। तो बड़ा वाला स्क्वायर कितना हो जाएगा, अगर हम इसको x मानते हैं तो ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, सॉरी एक कॉल आ गया था। अब देखिए, यहाँ जो हमें रास्ता का क्षेत्रफल निकालना है, तो बड़े वाला स्क्वायर को अगर हम x मानते थे, बड़ा वाला स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1.5 इधर और 1.5 इधर, 3 हो जाएगा, यानी कि बड़ा वाला स्क्वायर हो जाएगा x प्लस का 3 का होल स्क्वायर। इसका क्षेत्रफल यही होता है, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर। अब माइनस इस छोटे वाले स्क्वायर को घटाएंगे, यानी कि x स्क्वायर घटाएंगे, तब जाकर हमारा जो है रास्ते का क्षेत्रफल जो कि 225 दिया है, 225 के बराबर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से पहले हमें x का मान निकालना पड़ेगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस का 3 के 9 हो जाएगा, अब प्लस का 3 दूनी का 6 x हो जाएगा, अब माइनस का x स्क्वायर हो जाएगा, जो कि बराबर हो जाएगा 225 के बराबर हो जाएगा। x स्क्वायर से x स्क्वायर कट गया। अब 6x में से, अब देखिए 225 में से जैसे ही हम 9 को घटाएंगे, 225 में से जब 9 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 216 हो जाएगा, 216 हो जाएगा ना, यानी कि x बराबर कितना हो जाएगा, 36 छक्का 216 होता है, तो 36 हो जाएगा। x का मान निकल कर आ गया हमारे पास 36, जो कि हमारा जो मेन त्रिभुज वर्ग था, उद्यान था, उसका मान निकल कर आ गया, भुजा का मान निकल कर आ गया। अब हमसे क्वेश्चन में कह रहा है कि उसका परिमाप कितना होगा, तो परिमाप कितना होता है, तो परिमाप होता है जो वर्ग का भुजा का परिमाप, यानी कि पेरीमीटर का जो फॉर्मूला होता है 4 × भुजा होता है, तो 4 गुना का कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा, क्योंकि भुजा की लंबाई हमारे पास 36 निकल कर आया है। तो 36 चूँकि कितना होता है, 144, तो 144 मीटर जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में दिया है। तो ऑप्शन ए जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको केवल ये डायग्राम समझना था, और हम पूरा कोशिश किया कि आपको डायग्राम समझ में आया होगा। किसी अगर आपको डाउट होगा तो उसे भी बताइएगा, ठीक है। तो कोशिश पूरा करते हैं कि आपको पूरा समझ में आए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
एक दो क्वेश्चन तो आपको थोड़ा डिफिकल्ट मिलेगा ही, उसी में तो आपको समझना है। जैसे ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन के 216 सेंटीमीटर क्यूब क्षेत्रफल वाले दो घनों को आपस में जोड़ा गया, जोड़ने पर बने घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है। तो इसमें देखिए दो घन को आपस में जोड़ा जा रहा है ना, तो मान लीजिए पहले घन को बनाइए, ये हमारा घन हो गया, एक सेकेंड बनाते हैं, ठीक है, ये हमारा घन हो गया। अब इसमें एक और घन को जोड़ा जाता है, मान लीजिए यहीं पर कहीं कहीं एक घन को जोड़ दिया गया, ठीक है, यहीं पर कहीं एक घन को जोड़ दिया गया। तो इसमें जब आप समझिएगा तो इसमें देखिए केवल लंबाई बढ़ रहा है, यानी कि अगर ये 216 सेंटीमीटर क्यूब है ना, तो इसका यानी कि भुजा क्यूब, घन का भुजा क्यूब कितना होता है, घन का जो आयतन होता है भुजा क्यूब होता है, एक क्यूब का मान 216 के बराबर दिया है, यहाँ से भुजा का मान किसके बराबर हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर के, यानी कि ये जो है 6 सेंटीमीटर है तो ये भी 6 सेंटीमीटर हो जाएगा, यानी कि लंबाई बढ़कर हो जाएगा 6 और 6 12 हो जाएगा। बाकी चौड़ाई भी हमारा 6 सेंटीमीटर ही रहेगा और ऊंचाई भी हमारा 6 सेंटीमीटर ही रहेगा, क्योंकि ऊंचाई और चौड़ाई में कोई वृद्धि नहीं होगी, केवल लंबाई में वृद्धि होगा, ठीक है। अब यहाँ से हमें पूछा है घनाभ का जो घनाभ बनेगा, ये तो घनाभ बन गया, तो इसी घनाभ का जो हमें कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, यही क्वेश्चन में कर रहा है। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए जो घनाभ का फॉर्मूला होता है क्या होता है, 2 इंटू लंबाई गुने चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुने लंबाई, यही होता है। तो इस पर पुट कर दिए, ये हमारा कुल टोटल सरफेस एरिया का जो घनाभ का टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है। 2 इंटू लंबाई कितना है, 12 छक 72 हो जाएगा, 12 छक 72 हो जाएगा, प्लस बी इंटू एच यानी कि 6 छंगे 36 हो जाएगा, प्लस एच इंटू एल तो 12 छक 72 हो जाएगा। अब यहाँ क्या हो जाएगा, 2 गुना का सबको जोड़िए, 6 2 6 8 8 2 10 हो जाएगा, हाथ में लगा 1 8 3 11 11 और 7 कितना होता है 18, तो 180 हो जाएगा, 180 दूनी कितना होता है 360, तो 360 सेंटीमीटर स्क्वायर जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में दिया। तो ऑप्शन ए जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन ए पर हम लोग क्लिक कर देंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 कैसे बनेगा, क्वेश्चन में करें के किस मान के लिए समीकरण इतना के मूल समान है। अब देखिए के का हमें मान बताना है, क्वेश्चन क्या दिया है, के एक्स इंटू एक्स माइनस का 2 और प्लस का 6 बराबर का 0, तो इसका मूल हमें समान करना है। तो देखिए मूल जब समान होता है, जो क्वेश्चन में करें के का किस मान के लिए मूल समान हो, तो उसके लिए डी बराबर 0 होना चाहिए। डी बराबर 0 यानी कि क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर का 0 के बराबर होना चाहिए। अब देखिए इसको हमें निकालना है, पहले इससे हम लोग सॉल्व करते हैं, तो इसको यहाँ सॉल्व करेंगे, तो इसको क्या लिखेंगे, के एक्स स्क्वायर अब माइनस का 2kx प्लस का 6 बराबर का 0 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए ये हमारा a हो गया, ये हमारा b हो गया और ये हमारा c हो गया। अब यहाँ से b का मान कितना हो जाएगा, तो 2k का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो कहिएगा 4k स्क्वायर, अब माइनस के 4ac यानी कि 4 इंटू a की जगह क्या लिखेंगे k और c की जगह क्या लिखेंगे 6 लिखेंगे, बराबर किसके होना चाहिए 0 के बराबर होना चाहिए, ठीक है। यहाँ क्या हो जाएगा 4k दोनों में कॉमन है तो 4k कॉमन हो जाएगा, यहाँ केवल k बचेगा और यहाँ क्या बचेगा 4k कॉमन हो गया तो 6 बचेगा, बराबर किसके हो जाएगा 0 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से एक देखिए एक निकलेगा 4k बराबर 0 और एक निकलेगा k माइनस का और एक निकलेगा k माइनस का 6 और बराबर का 0 निकलेगा, यानी कि यहाँ से अब देखिए यहाँ से जो हमारा मान निकल कर आएगा, एक k का मान 0 निकल कर आएगा और यहाँ से जो एक k का मान निकल कर आएगा, k का मान एक 6 निकल कर आएगा। तो यहाँ से k का 2 मान निकल कर आएगा, एक 0 और एक 6, तो 0 और 6 पर जो होगा उसका k का मान जब 0 और 6 रखेंगे तो उसके मूल समान आएंगे। तो 0 6 देखिए ऑप्शन नंबर बी में, तो ऑप्शन बी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी पर हम लोग क्लिक कर देंगे और उम्मीद करते हैं आपको समझ में भी आया होगा, ठीक है। ये आपके लिए थोड़ा नया टाइप का क्वेश्चन होगा। अब जैसे ये क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसे भी समझिए। देखिए क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि उस समबाहु त्रिभुज का तीसरा शीर्ष क्या है जिसके 2 शीर्ष दिया है 2 4 और 2 6, तो हमें तीसरा शीर्ष निकालना है। तो पहले समबाहु त्रिभुज को ही हम लोग बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ मान लीजिए हमने समबाहु त्रिभुज को बना लिया, एक मिनट रुकिए। अब देखिए यहाँ हमने समबाहु त्रिभुज को पहले बना लिया, समबाहु त्रिभुज को बना लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ मान लीजिए एक शीर्ष है x और y, इसे हमें निकालना है, तीसरे शीर्ष को निकालना है। एक शीर्ष दिया है कितना 2 और 4, ठीक है, और एक शीर्ष दिया है कितना, एक शीर्ष दिया है 2 और 6। इसमें देखिए समबाहु त्रिभुज में क्या होता है, प्रत्येक भुजा आपस में बराबर होता है, और भुजा निकालने के लिए देखिए पहले इसमें हम इससे निकालते हैं। तो इसका जो फॉर्मूला होता है रूट अंडर
एक्स में से इस 2 को घटाएंगे, यानी कि x माइनस टू का होल स्क्वायर, एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर, अब प्लस का y या माइनस का 4, इस y में से 4 को घटाएंगे, y या माइनस का 4 का होल स्क्वायर। अब ये जो बराबर होगा, बराबर किसके होगा, तो इन दोनों के बराबर होगा, यानी कि प्रत्येक भुजा आपस में बराबर होगी। तो इन दोनों में कंपेरिजन करिए, 2 में से 2 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, √0, और 6 में से 4 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर होता है। फिर ये जो बराबर होगा, अब इसको बराबर करते हैं, तो x में से 2 को घटाएंगे तो x माइनस टू का स्क्वायर, इसको समझिएगा ध्यान से, x माइनस टू का स्क्वायर। अब प्लस का जो हो जाएगा y और माइनस का, यहाँ 6 है तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा, 6 का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कीजिए, सबको हम एक लाइन में सॉल्व करने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ समझिए, सब में से तीनों में रूट है तो तीनों से हम रूट को हटा देते हैं, रूट हट गया। अब यहाँ क्या बचा, x माइनस टू का होल स्क्वायर और y माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो इसको क्या लिखेंगे, तो इसको लिखेंगे x माइनस का x स्क्वायर, ठीक है, अब प्लस का 4 अब माइनस का 4x हो जाएगा, इसको तोड़ेंगे तो अब प्लस यहाँ हो जाएगा y स्क्वायर, अब प्लस का 16, अब माइनस का कितना हो जाएगा, 4 दूनी का 8 y हो जाएगा। अब बराबर किसके हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 2 दूनी के 4 के बराबर हो जाएगा, और ये बराबर किसके होगा, तो इसे सॉल्व करेंगे। तो इसको क्या लिखेंगे, x स्क्वायर प्लस का 4 माइनस का 4x, अब प्लस y स्क्वायर, ठीक है, y स्क्वायर, अब माइनस का देखिए y स्क्वायर प्लस का 36, अब माइनस का 6 दूनी का 12y। ये पूरा हम केवल इसको हम लोग सॉल्व किए हैं, इसको सॉल्व किए, यहाँ तक आप समझे होंगे। अब देखिए, अब हम यहाँ इसको हम लोग नेक्स्ट पेज पर सॉल्व करते हैं, या फिर यहीं देखिए। अब देखिए, इन दोनों को हम बराबर करते हैं, ये दोनों बराबर है ना, ये 8y है, 8y और इसको हम लोग बराबर करते हैं। तो जब जैसे हम इसको बराबर करेंगे तो x स्क्वायर से x स्क्वायर कटेगा, 4 से 4 कटेगा, अब माइनस 4x से माइनस 4x कटेगा। यहाँ देखिए y स्क्वायर बचा, y स्क्वायर से y स्क्वायर कट जाएगा, यहाँ बचा 16 माइनस 8y और यहाँ 36 माइनस 12y, उसको हम लोग यहाँ लिखते हैं। एक क्या बच रहा है, 16 और माइनस का 8y, 16 और माइनस का 8y बराबर किसके बच रहा है, 16 माइनस का 8y बराबर जो बच रहा है 36 और माइनस के 12y के, 36 और माइनस का 12y, 36 माइनस का 12y के बराबर बच रहा है, ठीक है, 36 माइनस के 12y के बराबर बच रहा है। अब यहाँ से देखिए y का मान हमें निकालना है, तो इसको इधर लाते हैं, यानी कि माइनस 8y, 12 में से 8 गया कितना बचा, 4y बराबर किसके हो जाएगा, तो 36 में से 16 गया 20 के, यानी कि y बराबर निकल कर आ गया हमारे पास 5, यानी कि y का मान 5 निकल कर आ गया। तो 5 तो सब में है, तो इससे तो होगा नहीं। अब हमें निकालना पड़ेगा x का मान, तब x का मान किसी में भी पुट करके हम जब y का मान पुट करेंगे 5, तो x का मान हमारा निकल सकता है। तो अब इसे हम देखिए, y के मान को 5 को आप ध्यान में रखिएगा, y के मान को 5 को ध्यान में रखिएगा, और इसे इस समीकरण में हम लोग पुट करेंगे, इसे ध्यान में रखिएगा। हम इस समीकरण में डायरेक्ट लिखेंगे और हम लोग पुट करेंगे, ठीक है। यहाँ से ये हट जाएगा क्योंकि अब यहाँ पेज नहीं बचा हुआ है, तो इसे हम लोग यहाँ डायरेक्ट पुट करेंगे। देखिए, जो लिखा हुआ है हम उसे लिखेंगे और उसे बराबर 4 के बराबर हम लोग पुट करेंगे y की जगह। अब देखिए, जैसे क्वेश्चन में क्या था, क्वेश्चन में था x स्क्वायर था, ठीक है, प्लस का 4 था, उसके बाद क्या था, माइनस का 2 दूनी का 4x था, फिर क्या था, फिर था प्लस का y स्क्वायर, उसके बाद क्या था, y अब माइनस 4 पर बनेगा, प्लस का 16 बनेगा, अब माइनस का 4 दूनी का 8y बनेगा। अब बराबर में 4 था तो 4 के बराबर कर दिए। अब y के जगह हम 5 रखेंगे और x का मान हमें निकालना है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, तो x स्क्वायर प्लस का 4 माइनस का 4x, ठीक है, माइनस का 4x, अब प्लस 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25, प्लस का 16 हो जाएगा, अब माइनस 8 5 40 होता है, तो 40 लिखेंगे, बराबर का 4 हो जाएगा। अब देखिए, 25 और 16 41 में से 40 गया, 1 बचा, 4 और 1 कितना हो जाएगा, 5, यानी कि x स्क्वायर माइनस 4x और प्लस का 5, और ये जो 4 है इधर आ जाएगा, तो माइनस का 4 बराबर का 0 हो जाएगा। यानी कि यहाँ से जो x स्क्वायर माइनस का 4x और प्लस का 1 बचा बराबर 0 के बराबर हो गया। अब यहाँ से हमें देखिए, यहाँ से हमें x का मान निकालना है, तो x का मान निकालने के लिए सिंपल आप क्या निकाल सकते हैं, तो एक फॉर्मूला होता है माइनस b प्लस माइनस रूट डी, यानी कि b स्क्वायर और माइनस का 4ac, अब बटे में जो होता है 2a, बटे में 2a होता है। अब देखिए, माइनस बी के जगह माइनस 4 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ 4 हो जाएगा, अब प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac, प्लस माइनस है तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी कि 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16, यानी कि √16, अब माइनस 4ac, यानी कि 4 गुना 1 यानी कि 4 हो जाएगा, अब बटे में 2a है, 2 इंटू a की जगह 1 रख देंगे। अब देखिए, यहाँ समझिए, 4 प्लस माइनस, यहाँ देखिए 4 अब प्लस माइनस, तो प्लस माइनस 12 है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 4 गुना 3 यानी कि 2√3 लिख सकते हैं, 2√3, अब बटे में 2 हो जाएगा। अब 2 से जब इसमें कटाएंगे तो ये कट जाएगा 2 और ये कट जाएगा
पूरा कट जाएगा, यानी कि यहाँ से जो निकल कर आया 2 और प्लस माइनस का रूट 3 निकल कर आ गया। अब हमारे पास देखिए क्या क्या निकल कर आ गया, एक्स का मान निकल कर आ गया 2 प्लस माइनस रूट 3, वाई का मान 5 निकल कर आया था। तो हमारा जो तीसरी भुजा का जो शीर्ष निकल कर आया 2 प्लस माइनस रूट 3 कॉमा में 5 हो जाएगा। तो ये कौन सा ऑप्शन में, तो देखिए प्लस माइनस नहीं दिया है, केवल प्लस वाला साइन दिया है ऑप्शन नंबर सी में, तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन थोड़ा मतलब कैलकुलेटिव जरूर था, लेकिन उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, यहाँ से जो ऑप्शन सी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32। अब देखिए जैसे एक या दो क्वेश्चन इसमें केवल टफ था 35 क्वेश्चन में, बाकी सारे क्वेश्चन इजी थे। जैसे ये क्वेश्चन है बहुत इजी है, इसमें समानांतर माध्य निकालना है, बस अंकों को जोड़कर उस जितनी संख्या है उससे भाग देना है। जोड़ दीजिए, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 6 और 3 9, 9 और 3 12, 12 और 7 19, 19 19 और 5 24, 24 और 9 कितना होता है 33, 33 और 4 कितना होता है 37। तो 37 के कितना लिख देंगे 7 लिख देंगे, 37 का 7, हाथ में लगा 3, 3 और 3 6, 6 और 3 9, 9 और 3 12, 12 4 16 5 21 5 26, 26 4 30, 30 5 35, 35 5 40, 40 और 3 40 और 3 कितना होता है 43। टोटल संख्या कितना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 से भाग देंगे तो यही हमारा माध्य निकल कर आ गया, जो कि हमारा 43.7 हो गया। तो 43.7 किस ऑप्शन में दिया था, ऑप्शन नंबर डी में दिया था, ऑप्शन डी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए डीआई से कुछ सवाल है तो उसे भी हम लोग देख लेते हैं। जैसे इसमें कह रहा है किस वर्ष में कर और ऋण पर ब्याज हुआ कुल व्यय ईंधन आदि पर हुए व्यय से कम है। तो वर्ष देख लेते हैं, पहला वर्ष है 2014, तो पहला वर्ष 2014 है, तो 2014 में देखिए क्या है, 2014 में अगर देखा जाए तो कर और ऋण यानी कि इंटरेस्ट और लोन, कर और ऋण पर ब्याज पर हुआ कुल व्यय, यानी कि ये लोन पर और टैक्स पर 2014 में कितना था, तो एक था 7 प्लस का 22.6 था। ठीक है, 22.6 दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 29.6। ये किसके बराबर है, ये ईंधन आदि के ऊपर हुए व्यय से कम है, ये ईंधन आदि पर हुए व्यय से कम है। तो देखिए ईंधन आदि पर 2014 में जो हुआ था 23.4 हुआ था, 23.4 हुआ था, तो क्या ये इससे कम है, नहीं है, तो हमारा ऑप्शन ए नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 2016 में क्या कर रहा है कि पहले कर और ऋण पर देखते हैं। तो 2016 में कर और ऋण पर कितना था, तो 6.28 था, और इसमें जोड़ेंगे 17.5 को, 17.5 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो देखिए 28 यहाँ हो जाएगा 8, 5 और 2 7 हो जाएगा, 17 और 6 23 हो जाएगा, 23.78 हो जाएगा। उस टाइम ईंधन आदि पर कितना खर्च हुआ था 2016 में, तो उस टाइम हुआ था 28.8। तो देखिए क्या 28.8 से जो है 23.78 कम है ना, तो कम है, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि अब आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन बी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि 2013, ठीक है, 2013 से 17 तक वेतन पर औसत वार्षिक व्यय लगभग कितना था वेतन पर। तो वेतन को जोड़ दीजिए, जोड़ेंगे तो कितना है, पहले क्वेश्चन में क्या क्या दिया है, तो 60.5 दिया है, तो 60.5 लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद कितना दिया है, 68.4 दिया है, तो 68.4 लिख देंगे। उसके बाद 62.8 है, तो 62.8 लिखेंगे। उसके बाद कितना है, 67.2 है, तो 67.2 लिखेंगे। उसके बाद कितना है, 84 है, तो 84 लिख देंगे। सबको जोड़िए क्योंकि हमें औसत निकालना है, फिर संख्या से भाग दे देंगे। तो 5 4 9, 9 8 17, 17 2 19 की 9 हो जाएगा, हाथ में लगा 1, 8 और 1 9, 9 और 2 11, 11 7 18, 18 और 4 कितना होता है 22, 22 के हाथ में लगा 2, 6 और 2 8, 8 6 14, 14 6 20, 20 6 26, 26 और 8 कितना होता है 34, 342.9 हो जाएगा। संख्या कितना है, तो 1 2 3 4 5, 5 से भाग दे देंगे। जब 5 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 6 का 30 हो जाएगा। ठीक है, 4 2 5 8 40 हो जाएगा, 2 9 2 9 5 5 25 हो जाएगा, 4 0 तो 5 8 40, यानी कि 68.58 जो हो जाएगा टोटल व्यय पर औसत लगभग कितना था, सैलरी पर वेतन पर कितना व्यय था, तो 68.58 जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया था, ऑप्शन सी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो डीआई का क्वेश्चन काफ़ी इजी होता है, केवल आपको जो क्वेश्चन कर रहा है उसको उस लैंग्वेज को पकड़ना है। जैसे ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन करेंगे 5 वर्ष की अवधि में हुए व्यय की परास क्या होता है, मैक्सिमम माइनस मिनिमम, अधिकतम में से हम लोग जो न्यूनतम को घटाते हैं वही हमारा परास होता है। व्यय की इनमें से किस मद के लिए लगभग समान थी, मतलब लगभग समान तक बताना है। जैसे देखिए सैलरी में, यानी कि वेतन में अगर हम लोग देखते हैं सैलरी में अगर देखेंगे तो सबसे अधिक क्या है, तो सबसे अधिक है यहाँ 84 है, तो 84 में से हम कितना सबसे कम को घटाएंगे, सबसे कम कितना दिया है, तो सबसे कम है हमारा 60.5, तो 60.5 को घटा देंगे, 60.5 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा। अब देखिए
यहाँ यहाँ 10 में से 5 गया, देखिए यहाँ 83 कर दीजिए, 60 यहाँ 83 60 कितना होता है 23, 23.5 हो जाएगा, 23.5 हो जाएगा ना, लगभग घटाने पर इतना ही आएगा। अब देखिए अब वेतन सैलरी पर इतना आ गया, सैलरी के बाद कितना है, पहले हम लोग सबको लिख लेते हैं, फ्यूल है तो फ्यूल पर हम लोग निकाल लेते हैं, फ्यूल पर प्राइस कितना हो जाएगा, तो सबसे अधिक कितना दिया है तो 30.2 दिया है, ठीक है 30.2। अब मैं सबसे कम कितना दिया है फ्यूल में, सबसे कम ये फ्यूल वाला है तो सबसे कम इसमें कितना है तो 19.4 है, तो 19.4 को लिखेंगे। अब इसको घटाइए, 12 में से 4 गया 8 बचा, यहाँ कितना बचा 9, 9 में से 9 गया 0 बचा, 9 में से 9 गया 0 बचा, 2 में से 1 गया 1 बचा, यानी कि 10.8 आ गया। फ्यूल के बाद कितना दिया है बोनस, यानी कि बोनस पर अब हम लोग प्राइस निकाल लेते हैं। बोनस पर प्राइस कितना हो जाएगा, तो अधिकतम कितना है बोनस तो 0.96, सबसे बड़ा यही है 0.96, और सबसे कम कितना है तो पॉइंट का 4 सबसे कम है, 0.4, इसको हम लोग घटा देंगे, यही हमारे पास निकल कर आ गया। तो यहाँ देखिए 6 हो जाएगा और 9 में से 4 गया 5 बचेगा, 0.6 बचेगा। बोनस के बाद कितना है इंटरेस्ट ऑन लोन्स, यानी कि इंटरेस्ट ऑन लोन्स पर देख लेते हैं, तो सबसे अधिकतम है 10.11 और उसमें से कितना घटाना पड़ेगा, तो सबसे कम कितना है तो 4.88 को घटाना पड़ेगा। घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 11 में से 8 गया 3 बचा, यहाँ क्या बचा 10 में से 8 गया 2 बचा, 10 में से 8 गया 2 बचा, यहाँ 9 में से 4 गया 5 बचा, तो 5.23 आ गया। अब उसके बाद टैक्सेस है, टैक्सेस पर कितना है तो सबसे अधिक कितना है टैक्सेस पर, सबसे अधिक देखना है तो 22.6 है, 22.6 हो जाएगा। अब माइनस का जो हो जाएगा हमारा, सबसे कम कितना है तो माइनस सबसे कम है 16.8, 16.8 को घटाना पड़ेगा। यहाँ देखिए यहाँ 16 में से 8 गया 8 बचा, अब पॉइंट यहाँ 21 में से 16 गया 5 बचा, यानी कि 5.8 बचा। अब लगभग 2 में हमें देखना है कौन सा ऑप्शन, देखते हैं वेतन और ईंधन। वेतन और ईंधन है, देखिए एक है 23 और एक है 10, लगभग बराबर है तो नहीं होगा, ऑप्शन ए नहीं होगा। ईंधन आदि और ऋणों के ब्याज, ईंधन आदि और ऋणों के ब्याज, तो देखिए ईंधन आदि पर कितना है, ईंधन आदि पर है 10.8 और ऋण पर कितना है तो ऋण पर है 4.88, बराबर है तो ये भी हमारा नहीं होगा, ऑप्शन बी भी हमारा नहीं होगा। वेतन और कर, वेतन पर कितना है तो 23.5 और कर पर कितना है यानी कि टैक्सेस पर कितना है 5.8 है, ये भी बराबर नहीं है, तो ऑप्शन डी बचा, तो ऑप्शन डी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसमें कह रहे हैं ऋण पर ब्याज, यानी कि ऋण पर ब्याज कितना है 5.23 और कर पर कितना है 5.8, लगभग तो बराबर है ना, लगभग बराबर है, तो ऑप्शन डी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। हम आपको टोटल 35 क्वेश्चन बना दिया, अब इसे हम लोग सबमिट करते हैं। देखिए व्यू रिजल्ट, यहाँ से देखिए 2 क्वेश्चन गलत हो गया, देख लेते हैं कौन सा। एक क्वेश्चन ये है, इसमें थोड़ा सा देखिए ये मेथड तो सेम था, यहाँ थोड़ा कैलकुलेशन मिस्टेक था, तो उसे आप लोग चेक कर लीजिएगा। एक यहाँ देखते हैं, इसमें केवल 6 दिखा रहा है, जबकि यहाँ जो हमारा निकल कर आया था 0 और 6 दोनों निकल कर आया था। यहाँ से भी अगर आप देखिएगा तो यहाँ से जब 4k का मान 0 के बराबर करेगा तो यहाँ से k का मान एक और 0 भी निकल कर आएगा, और यहाँ से k का मान एक और 6 भी निकल कर आएगा। तो हमारा जो यहाँ आंसर में जो दिया है केवल 6, तो ये केवल 6 गलत है, क्योंकि ऑप्शन में 0 और 6 जब दोनों मौजूद है तो हमें इसी को टिक करना है, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो बाकी का उम्मीद करता है आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अभी तक देखिए इसे कितने लोगों ने टेस्ट को दे दिया है, तो अभी तक 11,439 लोगों ने इस टेस्ट को दे दिया है। ठीक है, हम आपको टोटल 35 क्वेश्चन समझाएं और उम्मीद किए हैं कि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। एक क्वेश्चन में कैलकुलेशन हल्का सा मिस्टेक हो गया था, उसे आप लोग सुधार लीजिएगा, बाकी मेथड सब सही था। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी और मॉक टेस्ट के सोल्यूशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।